Hello everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. So today we will make a discussion on the concept of Frankfurt School or critical theory. This video may be very helpful for those studying 5th semester political science honors and for those who are studying graduation or post graduation level political science. Okay, so let us start. What is Frankfurt School? तो इस वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर किया है. पहले हम लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल के मीनिंग को समझेंगे. Then we will move to the background. Then we will understand what they mean with Frankfurt School. Frankfurt School का मतलब क्या था? ओके तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग से शुरू करते हैं. फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स. फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? एक ऐसा व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू है जो ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स के थ्रू दिया गया था. जो कहाँ पे सब लोग जमा हुए थे? फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, जो कि कहाँ है? जर्मनी में. जब एक ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च में इकट्ठे होते हैं 1920s और 30s के दरमियान, तो उनके दिए गए विचारों को हम लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं. ओके ये क्या था? फ्रैंकफर्ट स्कूल, फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च क्या था? ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था. ओके और इसमें जितने भी मेंबर्स इकट्ठे हुए थे, जो आए थे मेंबर्स, उन्होंने कंसंट्रेट किया कि कुछ एकेडमिक मैटर्स पे डिस्कस करेंगे और उनका मेन जो फोकस होगा डिस्कशन का वो मार्क्सिज्म और उसके आइडियोलॉजीज होंगे. ठीक है. फ्रैंकफर्ट स्कूल की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उस वक्त फ्रैंकफर्ट स्कूल के कॉन्सेप्ट उस वक्त इमर्ज हुए जब जर्मनी में नाजिज्म रूल चल रहा था. दैट मीन्स हिटलर के द्वारा चलाई गई डिक्टेटरशिप चल रही थी. एंड पर्टिकुलरली वेन और फ्रैंकफर्ट स्कूल उस वक्त इमर्ज हुआ जब नाजिज्म जो था अपने पावर के जनित पर था, यानी उसके पावर और इन्फ्लुएंस काफी पॉपुलर हो चुके थे जर्मनी में. उसी दौरान फ्रैंकफर्ट स्कूल के कॉन्सेप्ट इमर्ज हुए थे. ओके इसलिए फ्रैंकफर्ट स्कूल के जितने भी मेंबर्स थे वो उन्हें काफी फिक्र हो रही थी टोटलिटैरियनिज्म और उससे होने वाले खतरे से. ठीक है. उन्होंने जर्मनी के सिचुएशन को फील किया था कि किस तरह अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर किसी एक के हाथों में होता है तो उससे कितने बड़े खतरे मोलने पड़ते हैं, किस तरह के खतरे आते हैं. इस बात की उन्हें फिक्र थी. इसलिए उन्होंने अपने जमाने में जो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी प्रिवैलेंट थी और नाजिज्म की सिचुएशन चल रही थी, इन्हीं सबको एकेडमिक तरीके से डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए थे. ओके आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. ये था मीनिंग ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल. तो एक बार ब्रीफ में समझते हैं क्या है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऐसे ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स को कहते हैं जो फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च में इकट्ठे होते हैं 1920s और 30s के दरमियान. फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च क्या है? ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट था और इसके मेंबर्स इसलिए इकट्ठे हुए थे ताकि कुछ एकेडमिक तरीके से कुछ मैटर्स पर जो ऑनगोइंग इश्यूज थे उस पर डिस्कस कर पाए. और मेनली जो उनका एरिया ऑफ फोकस था वो मार्क्सिज्म था. फ्रैंकफर्ट स्कूल उस वक्त आया था जब जर्मनी में नाजिज्म की हुकूमत चल रही थी और उस वक्त नाजिज्म यानी कि हिटलर की बनाई गई डिक्टेटरशिप काफी पॉपुलैरिटी में थी. और फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो मेन कंसर्न था वो ये कि किस तरह से टोटलिटैरियनिज्म जो है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसको चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन कौन लोग इकट्ठे हुए थे. यहाँ हम लोग इमेज में देख सकते हैं जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के वो कौन थे? हॉर्खहाइमर. हॉर्खहाइमर को फादर ऑफ क्रिटिकल थ्योरी भी कहते हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे. एडोर्नो, पोलॉक, एरिक फ्रॉम, न्यूमैन, हर्बर्ट मार्कस. ये सब क्या थे? फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे जो इकट्ठे हुए थे एकेडमिक डिस्कशन करने के लिए ऑनगोइंग सिचुएशंस को लेकर. ओके अब देखते हैं इनके दिए गए विचारों को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थ्योरी, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था अपने ऑनगोइंग आइडियोलॉजीज, अपने जमाने के अपने जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन को उन्होंने देखा था उस सिचुएशन में जो प्रिवैलेंट थे आइडियोलॉजी, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए इकट्ठे हुए थे. उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इनके दिए गए विचारों को हम लोग क्रिटिकल थ्योरी भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज दे वर क्रिटिकल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी. क्योंकि वो लोग अपने हर तरफ देख रहे थे डोमिनेशन चल रहा है या एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है. यानी कुछ लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को डोमिनेट करने में लगे हुए हैं, जैसे जर्मनी में नाजिज्म, हिटलर लोगों के ऊपर डोमिनेट करने में लगे हुए हैं. और एक्सप्लॉयटेशन, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन रहे हैं. यानी दो क्लासेस देखने को मिल रहे थे कि एक वो थे जो डोमिनेट करने के डिजायर को रखते थे और एक वो थे जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, जो जुल्म को सह रहे थे समाज में. दे वर ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द, यहाँ पे द होगा, दे वर ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द स्टालिनिस्ट वैरायटी ऑफ सोशलिज्म. एक तरफ क्या है? स्टालिनिस्ट वैरायटी ऑफ सोशलिज्म क्या है ये हम लोग नेक्स्ट
स्लाइड में समझेंगे कि ये क्या है। बस इतना ध्यान रखना यहाँ पे कि उनके दिए गए विचारों को क्रिटिकल थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने आसपास जो देख रहे थे डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो चल रहा था उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और साथ ही साथ स्टालिन ने जिस तरह से रशिया में सोशलिज्म को स्टैब्लिश किया था लेनिन को फॉलो करते हुए, बोल्शेविज्म जिसको बोलते हैं, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इनके थ्योरी को क्रिटिकल थ्योरी कहा जाता है। ओके, अब क्या है, दे वर मोर कंसर्न विद कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल इश्यूज। वो लोग क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे कि ऐसा कौन सा कल्चर है जो इस तरह के डोमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा आइडिया या व्यू है जो इस तरह के डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रहा है कि जो हमारे आने वाले समाज में बढ़ता ही चला जा रहा है, रादर देन विथ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उन्हें अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी पे फोकस नहीं करना था, उन्हें वो कल्चर जानना था, वो आइडिया जानना था जिसकी वजह से क्या है हमारे समाज में इतने एक्सप्लॉयटेशन और डोमिनेशन देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने इसलिए फोकस नहीं किया, या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने फोकस ही नहीं किया, जिस पे फोकस किसने किया था, मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स था, कोर है, जो बेसिक आइडिया है कि जो भी समाज में चेंजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से होते हैं, इकोनॉमी चेंज होते हैं तो समाज चेंज होते हैं। बोले नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी का रोल नहीं होता है समाज को चेंज करने में, कुछ ना कुछ तो ऐसे कल्चर है जो हिडन है, कुछ ऐसे आइडिया है जो हमारे समाज को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन की तरफ। They wrote in a period which was marked by the rise of Nazism। देखो उन्होंने अपनी किताबों को, उन्होंने अपने वर्क्स को, उन्होंने अपने रिसर्च को उस दौर में लिखना शुरू किया जब एक तरफ जर्मनी में क्या कर रहा था, नाजिज्म चल रही थी, और इटली में क्या हो रहा था, फासिज्म चल रहा था, और रशिया में क्या हो रहा था, सोवियत यूनियन में स्टालिनिज्म चल रहा था। तो देखो हर तरफ ये लोग देख रहे हैं डोमिनेशन है, नाजिज्म जैसी आइडियोलॉजी डोमिनेशन को प्रमोट कर रही है, फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी डोमिनेशन को प्रमोट कर रही है, यानी लोगों को सप्रेस किया जा रहा था और पावर किसी एक के हाथों में एंजॉय किया जा रहा था। स्टालिन ने भी वही किया, सोशलिज्म के नाम पर ऑथोरिटेरियन टोटलिटेरियन ऑर्डर को मेंटेन करके रखा था स्टालिन ने। ये सब मुद्दा उनके लिए सीरियस कंसर्न बना हुआ था, इन सब मुद्दों पे ये लोग सोच रहे थे कि इनको कैसे चेंज किया जाए ताकि हमारा आने वाला समाज में डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन बोलकर कुछ भी ना हो। ओके, नाउ लेट अस मूव टू इट्स बैकग्राउंड। अब क्या है, देखो जोसेफ स्टालिन के बारे में थोड़ा समझते हैं। फासिज्म और नाजिज्म के बारे में तो पता है कि एक डिक्टेटरशिप था जिसमें किसी एक ने क्या किया था, अपने हाथ में पावर को रखा था और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए। ओके, जोसेफ स्टालिन तो सोशलिज्म के पीछे था, तो इसको क्यों गलत बोला जाता है, क्योंकि जोसेफ स्टालिन ने क्या किया, एक क्रूअल डिक्टेटोरियल रूल को मेंटेन किया था। कहां पे, रशिया में। रशिया में क्या हुआ, लेनिन ने बोल्शेविक रूल कायम किया था, दैट इज सोशलिज्म, एक तरह का सोशलिज्म, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कम्युनिटी का ओनरशिप होगा, जिसे लेनिन ने जो कायम किया था, लेनिन ने जो स्टैब्लिश किया था उसे बोल्शेविज्म भी कहते हैं। लेकिन लेनिन तो चले गए, जब स्टालिन आते हैं, स्टालिन असेंडेड टू पावर लेट 1920s में, ही अप्लाइड बोल्शेविज्म। उन्होंने लेनिन के बताए गए बोल्शेविज्म को तो स्टैब्लिश किया लेकिन अपने तरीके से। क्या, उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया, जबरदस्ती। उन्होंने क्या किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, बोले अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करो, तेज करो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को अपने हाथों में ले लिया। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या किया, सबसे मिलकर एग्रीकल्चर को जोरों शोरों से प्रोडक्शन पे जोर दिया। सबऑर्डिनेशन ऑफ ऑल कम्युनिस्ट पार्टीज टू मॉस्को और सोवियत और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी रशिया में थे, अब उन सबको सबऑर्डिनेट कर दिया और जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थे उसको ही सबसे सुपीरियर कर दिया। तो लेनिन ने तो बोला था कि सोशलिज्म का मतलब कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कम्युनिटी का कंट्रोल होगा। स्टालिन ने क्या किया, अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया। फिर सोशलिज्म में फोर्स का इस्तेमाल उतना तो बुरे तरीके से नहीं होगा कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके काम करवाया जाए, स्टालिन ने फोर्स का इस्तेमाल किया। तो ऐसे स्टालिन ने क्यों किया, ताकि वो रशिया को डेवलप कर पाए और सुपर पावर के लेवल पे ला पाए। ठीक है, ये बात को भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तो हम लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये स्टालिन का जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन था ताकि ये समझ आए कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो स्कॉलर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, वो कौन कौन सिचुएशन को फेस कर रहे थे। तो आई होप कि ये तीनों सिचुएशन क्लियर हो चुका होगा कि एक तरफ वो नाजिज्म को देख रहे थे जर्मनी में, एक तरफ वो फासिज्म को देख रहे थे इटली में, एक तरफ बोल्शेविज्म को देख रहे थे, जोसेफ स्टालिन के स्टालिनिज्म हम लोग बोल सकते हैं उसको देख रहे थे। और ये सब सिचुएशन को वो लोग फेस करके काफी फिक्रमंद हो गए, काफी कंसर्न हो गए कि हम लोगों को फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाए। ओके, अब आते हैं, दे थॉट, उन लोगों ने सोचा, फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर ने सोचा, जो अलग अलग आइडियोलॉजी है ना, या डिफरेंट आइडियोलॉजी बोलने से मतलब है स्टालिन का आइडिया स्टालिनिज्म, फासिस्ट का आइडिया फासिज्म, और नाजिस्ट का आइडिया नाजिज्म। ये सारे जो आइडियोलॉजी है ना उस वक्त के, यही आइडियाज जिम्मेदार है, क्योंकि जो ऑनगोइंग सिनेरियो चल रहा है, डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का जो माहौल चल रहा है, इन सब के जिम्मेदार यही सब आइडिया है। और ये सब आइडिया कहीं ना कहीं मार्क्स से इंस्पायर्ड थे।
ठीक है, मार्क्स की कैपिटलिस्ट के जिस तरह कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉइटेशन को मार्क्स ने इंस्पायर किया था, इंस्पायर नहीं, मार्क्स ने एक्सप्रेस किया था, दुनिया के सामने लाया था कि किस तरह से कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और सरप्लस वैल्यू के नाम पर अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समाज में हमारी इनइक्वालिटीज होती है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट स्कॉलर्स को लगता था कि यही सारे आइडियोलॉजीज जो है ये डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन को प्रमोट करने के जिम्मेदार हैं, दुनिया में जितने भी डोमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं। इसलिए देवर क्रिटिकल, वो क्रिटिसाइज करते हैं सारे आइडियोलॉजीज को, वो लोग सारे आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, बिकॉज उनको लगता था, बिकॉज यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, वो लोग सारे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, खासतौर से उन आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे विच अटेम्प्ट टू कंसील एंड लेजिटिमाइज सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड डोमिनेशन। वो लोग बोलते हैं कि हम सारे आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, ऐसे आइडियोलॉजी को प्रमोट ही नहीं करना चाहिए जिस आइडिया के अकॉर्डिंग एक्सप्लॉइटेशन और डोमिनेशन को क्या किया जाता है, कंसील करने की कोशिश की जाती है, यानी छुपाने की कोशिश की जाती है और उसे लीगल प्रूफ करने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे हिटलर ने जब नाजिज्म कायम किया था, नाजिज्म को स्टैब्लिश किया था और जर्मनी के लोगों को मोटिवेट कर रहा था, तो वो मोटिवेट कर रहा था पावर अपने हाथों में लेकर, लेकिन वहां के लोगों को इस तरह बोलकर मोटिवेट कर रहा था कि हमें जर्मनी का बदला लेना है, जर्मनी के साथ बहुत गलत हुआ है। अब क्या हो रहा है, एक बदला लेने के नाम पर पावर अपने हाथों में कर रहा है और लोगों को वहां क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोगों को यूज कर रहा है जर्मनी का बदला लेने के लिए और पावर अपने हाथों में लेने के लिए। क्लियर हुआ? उसके बाद थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सच आइडियोलॉजी, और इस तरह इन आइडियोलॉजीज को क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद, समझने के बाद, दे वांटेड टू ट्रेस द हिडन रूट्स ऑफ डोमिनेशन। वो लोग सीक्रेट्स को पता करना चाहते थे कि ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या खुफिया बात है जो इस तरह डोमिनेशन को क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। बाय डूइंग सो, ऐसा करते हुए दे ट्राई टू क्रिएट ट्रू कॉन्शियसनेस। ये लोगों को समझाना चाहते थे कि देखो लोगों, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, अब तुम लोग अवेयर हो जाओ, अवेयर हो जाओ, खुद तैयार हो जाओ, खुद के लिए रेवोल्यूशन करो। और अब जो तुम्हारा रेवोल्यूशनरी, अब वो लोग क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे ताकि रेवोल्यूशनरी एक्शन, कंप्लीट रेवोल्यूशन लाया जाए, कंप्लीट चेंज लाया जाए। और अब ये लोगों को इस तरह एक्टिवेट करना चाहते थे, अब लोगों को ये बताना चाहते थे कि अब तैयार हो जाओ, अब हमारी लड़ाई जो होगी एमांसिपेशन की होगी, अब हमारी लड़ाई जो होगी आजादी की होगी, किसी से बदला लेने की नहीं होगी, किसी कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं होगा, किसी को पावरफुल बनाने के लिए नहीं होगा, अब हमारी जो भी लड़ाई होगी वो हमारी आजादी के लिए होगी। ओके, तो इस स्लाइड को हम लोग एक बार ब्रीफ में समझते हैं क्या है। देखो, पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे कि वो लोग क्या हो रहे थे, देख रहे थे कि जब वो लोग अपने रिसर्च पेपर लिख रहे थे तो वो तीन तरह के सिचुएशन को फेस करते हैं। एक, जर्मनी में नाजिज्म देखते हैं, इटली में फासिज्म देखते हैं और सोवियत यूनियन में स्टालिनिज्म देखते हैं। ओके, स्टालिनिज्म जो यहाँ पे बताया गया है कि स्टालिनिज्म क्या होता है, जोसेफ स्टालिन ने लेनिन को फॉलो करते हुए जिस तरह का सोशलिज्म कायम किया वो फोर्सफुल तरीके से किया था और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी से बढ़ाने की बात की जा रही थी, पावर को अपने हाथों में उन्होंने ले लिया था और सारे कम्युनिस्ट पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के सबऑर्डिनेट पोजीशन में रख दिया था। एक तरह से बोल सकते हैं एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से हुकूमत कर रहा था स्टालिन। ओके, तो इसलिए उनको लगता था ये जो तीनों आइडियोलॉजी है ना, ये तीनों आइडियोलॉजी या इस तरह के और भी अदर आइडियोलॉजीज जो है जिम्मेदार है इस तरह के डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा देने का। तो इसलिए वो सारे आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं, खासतौर से उन आइडियोलॉजी के ये लोग अगेंस्ट है जिन आइडियोलॉजी को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि एक्सप्लॉइटेशन और डोमिनेशन को प्रमोट किया जा सके। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मान लो तुमसे 12 घंटे काम करवा रहे हैं और बोल रहे तुम्हारे ही तो भला है, तुम्हारे ही भले के लिए तो 12 घंटा काम करवा रहे हैं, 12 घंटा काम करोगी तुम्ही को ज्यादा सैलरी मिलेगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ये एक तरह का ऐसा आइडिया हुआ जो लोगों को क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलने दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम उनके ऊपर किए जाने वाले एक्सप्लॉइटेशन को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, यानी सही साबित कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, और अपने उसमें रियल पर्पस मेरा छुपा हुआ है कि 12 घंटे काम करवाकर सबसे ज्यादा फायदा तो बॉस का होगा। ओके, तो इस तरह ये सारे आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं और वो सीक्रेट को पता लगाना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है इतने सारे डोमिनेशन होने का, और इस तरह लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि सभी लोग अब एक्टिवेट हो जाएं और अब जो रेवोल्यूशनरी एक्शन के लिए खुद को तैयार कर ले और अब हमारी लड़ाई आजादी के लिए होगी। ओके, हाँ, तो अब क्या होता है, अब देखेंगे द फ्रैंकफर्ट स्कूल ट्राइड टू ऑफर ए क्रिटिक ऑफ सम ऑफ द नोशंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे ना, ये लोग इकट्ठे हुए थे, उनका एरिया ऑफ फोकस था मार्क्सिज्म के ऊपर डिस्कशन करना। तो मार्क्सिज्म के ऊपर डिस्कशन करते हुए क्या करते हैं, मार्क्स ने जो कुछ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म यानी जो कट्टर पसंद जिसको बोल सकते हैं, जो मार्क्सिज्म ने एक जो फिक्स्ड आइडियोलॉजी दिया था उसके कुछ ओपिनियन को, मार्क्स के दिए गए कुछ ओपिनियन को, कुछ आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था मार्क्स के आइडिया की वजह से ही क्या हो गया, एक रिप्रेसिव
यानी लोगों को दबाने वाला और ऑथोरिटेरियन ऑर्डर बन गया है सोवियत यूनियन में। यानी मार्क्स का ही आइडियोलॉजी लेनिन फॉलो करते थे और लेनिन के आइडियोलॉजी को स्टालिन ने फॉलो किया, लेकिन ये लोग मार्क्स से इंस्पायर तो हुए थे, इसलिए ये बोल रहे थे कि मार्क्स ही था, मार्क्स के दिए गए आइडिया ने ही क्या किया, सोवियत यूनियन में एक रिप्रेसिव लोगों को दबाने वाला और ऑथोरिटेरियन लोगों को कंट्रोल करने वाला ऑर्डर, एक रूल बन गया था, एक रूल कायम हो गया था। तो इसलिए वो लोग मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि मार्क्स का आइडिया यहाँ पे सही नहीं है, मार्क्स का आइडिया नेगेटिव तरीके से यहाँ पे यूज किया जाने लगा। They questioned Marxian doctrine of historical materialism, which tries to explain all stages in historical developments in economic terms. वो लोग क्या करते हैं, मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का नजरिया दिया था उसे क्रिटिसाइज करते हैं। मार्क्स को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि मार्क्स ने अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्योरी में बताया है कि जितने भी हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं ना, हिस्ट्री में, इतिहास में जितने भी चेंजेस देखते हैं वो किसकी वजह से होता है, इकोनॉमिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से होता है। इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप करेगा, इकोनॉमिक कंडीशन डिक्लाइन हुआ तो जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आए उसी की वजह से इतिहास बदला है, और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ही दो क्लास आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कॉलर्स बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मार्क्स का ये नजरिया गलत है। ठीक है, कैसे? दे ट्राइड टू शो दैट, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है, ये जो डिटर्मिनिस्ट थ्रस्ट है, यानी जो डिटर्मिनिस्ट ऑर्डर है, जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक बेस्ड डिटरमाइनिंग एवरीथिंग, ये जो मार्क्स का फिक्स्ड आइडियोलॉजी था कि इकोनॉमिक ही हर चीजों को तय करता है, ये इसलिए था क्योंकि मार्क्स जो है पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ नेचुरल साइंस को फॉलो करता था। देखो, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नेचुरल साइंस जो हम लोग नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं, अब जैसे क्या होती है, बादल काले होते हैं, बादल घिरे होते हैं, तो ये कंफर्म होता है कि हाँ बारिश होगी, या मंथली बेसिस पे दिसंबर में ये कंफर्म होता है कि हाँ सर्दी का मौसम आएगा, विंटर सीजन आएगा किसी कंट्री में। ओके, तो ये सब नेचुरल साइंस में क्या होते हैं, चीजें फिक्स्ड होती है। उसी तरह नेचुरल साइंस को मार्क्स फॉलो करता था। अब मार्क्स को लगता था सोशल साइंस में भी चीजें फिक्स्ड होती है, हर वक्त इतिहास को तय करने वाला इकोनॉमिक कंडीशन ही होगा, तो जिसको ये लोग क्या मानते थे, गलत मानते थे। तो ये लाइन समझ आया कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मार्क्स का जो फिक्स्ड आइडियोलॉजी था कि इकोनॉमिक ही हर चीजों को डिसाइड करते हैं, इकोनॉमिक ही हर चीजों को तय करता है, ये इसलिए था क्योंकि मार्क्स जो है नेचुरल साइंस के मेथड को एक्सेप्ट करता था, नेचुरल साइंस के तरीके से ह्यूमन साइंस को पढ़ता था, सोशल साइंस को पढ़ता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नेचुरल साइंस में हर चीजें फिक्स्ड होती है, सोशल साइंस और ह्यूमन साइंस में हर चीजें फिक्स्ड नहीं हो सकती। Moreover, the contradiction between relations of production and forces, यानी यहाँ पे ये लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो प्रोडक्टिव फोर्सेस या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मान लो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेबर, यहाँ पे मान लेते हैं ओनर। अगर लेबर और ओनर में झगड़ा हो रहा है, मान लो यहाँ एक क्लास हैव, एक क्लास मान लेते हैं हैव नॉट्स, तो अगर दो क्लास आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मे नॉट हैव सिमिलर रिजल्ट्स इन ऑल सोसाइटीज, लेकिन उन झगड़े का एक ही जैसा नतीजा होगा, ये कंफर्म नहीं है। मार्क्स क्या बोलता था कि अगर दो क्लास आपस में झगड़ा करेंगे तो एक क्लास जीतेगा, तो वो क्लास कौन होगा, प्रोलेटेरिएट होंगे, वर्किंग क्लास होंगे, वो जीत जाएगी, फिर उनका डिक्टेटरशिप कायम होगा, फिर सोशलिज्म आएगा। तो ये फिक्स्ड आइडियोलॉजी मार्क्स मानता था। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जब जब दो क्लासेस आपस में झगड़ा करें तो उन सब का नतीजा एक ही हो, कि कोई एक क्लास जीते और फिर वो उनकी अपनी हुकूमत कायम हो जाए। ये कहते हैं इट विल डिपेंड ऑन हाउ पीपल व्यू दीज कॉन्ट्राडिक्शंस, ये लोगों पे डिपेंड करेगा कि ये इन झगड़े को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। हम लोगों ने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जरूरी नहीं है जब दो लोग झगड़ा कर रहे हो तो उनका नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा, दो लोग झगड़े करके अलग ही हो जाएंगे। कभी कभी झगड़े के बाद और भी ज्यादा लोगों में यूनिटी आ जाता है, और भी ज्यादा लोगों में कोऑपरेशन आ जाता है। तो इसी पॉइंट को ये लोग दिखाना चाह रहे हैं। दे आर्ग्यू दैट, वो कहते हैं चाहे तुम लिबरल सोसाइटी लो जहां लोगों को फ्रीडम मिलता है, चाहे वो सोशलिस्ट सोसाइटी लो जहां कम्युनिटी में लोगों का कनेक्शन देखा जाता है, जहां कम्युनिटी को एज अ होल, पूरे कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो सोशलिस्ट सोसाइटी हुआ। जब इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाती है, वो लिबरल सोसाइटी हुआ। तो वो लोग कहते हैं कि चाहे वो लिबरल हो चाहे वो सोशलिस्ट सोसाइटी हो, डोमिनेशन और अथॉरिटी, वहां पे जो हुकूमत होता है और वहां पे जो पावर होता है, आर जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ रीजन। वहां पे बोला जाता है कि जो भी पावर और अथॉरिटी जो कंट्रोल किया जा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, यानी उसमें तुम्हारा भला है कि हम लोग तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। और जिस चालाकी का वो लोग इस्तेमाल करते हुए, उस चालाकी या उस रीजन को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये लोग बोलते हैं कि लिबरल और सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, डोमिनेशन और अथॉरिटी को जस्टिफाई किया जाता है। मतलब कोई अगर एक क्लास दूसरी क्लास पे रूल कर रहा है तो बिल्कुल वो सही कर रहा है, उसमें लोगों को क्या किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे वो लोग बोलते हैं कि कुछ क्लासेस
होते ही है रूल करने के लिए और कुछ क्लासेस होते ही हैं इंटर्न रूल्ड होने के लिए। ओके, तो ये इस वक्त जिस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो रीजन का इस्तेमाल करते हैं, उसी रीजन को यहाँ पे बोला गया इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। दे आर्ग्यू दैट the object of study of society should not be to control and regulate human beings। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम सोसाइटी में स्टडी कर रहे हो तो इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि तुम सोसाइटी को कंट्रोल करो और ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करो। किसी भी सोशल स्टडी का मकसद ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम समाज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम समाज के लोगों को एमांसिपेट करो, आजाद करो फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉन्डेजेस। अगर सोशल रिसर्च कर रहे हो तो तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि समाज में अगर लोग, वो क्या क्या चीज है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन सारी रुकावटों को दूर करने का सॉल्यूशन ढूंढना है, ये मकसद होना चाहिए। ऑल सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटीज आर एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी होता क्या है, जितने भी सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जितने भी सोशल और कल्चरल चीजें हैं, जो काम है, वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न सोसाइटी में हो, उन सब में यही सिस्टम देखा जाता है, एक माइंड सेट देखा जाता है कि सब लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरा कंट्रोल कायम रहे। इसलिए ये सारे चीजों को दिखाते हुए वो कहते हैं दे स्टूड फॉर द एमांसिपेशन ऑफ पीपल। अब कहते हैं कि लोगों को आजाद करने की कोशिश करो, लोग अपनी आजादी के लिए लड़ना शुरू करें। दे कॉल्ड फॉर सेक्सुअल लिबरेशन एज वेल, और इस तरह वो सेक्सुअल लिबरेशन भी चाहते थे, यानी मेल फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, हर तरह से लोगों को समाज में आजादी मिलना चाहिए। अगर सब लोग आजाद हो जाएंगे, डोमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, then we will have a peaceful society, a developed society, a progressive society. So that is all about Frankfurt School. I hope कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को डालें ताकि उसको क्लियर किया जा सके, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो नीडी लोग हैं, अपने आसपास के जो पढ़ना चाहते हैं वीडियो के थ्रू, उससे जरूर शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ओके, and do subscribe my channel. Thank you everyone.